हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामेंटो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो पावर ग्रिड से रिलेटेड है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्ना कंपनी है, उससे रिक्रूटमेंट आई है डिप्लोमा ट्रेनी पोस्ट के। इससे पहले मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला था, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का मुझे मैसेज रिसीव हुआ कि उसमें कि सिलेबस के बारे में बताइए, किस तरह से तैयारी करें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बेसिक से तैयारी करना है तो कैसे करेंगे, उसी के रिगार्डिंग आज मैं कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूंगा, क्या क्या सिलेबस हैं और उसके बाद आप किस तरह से तैयारी करेंगे। आप अगर एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए, उसके बाद आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि इसमें कितना इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो PGCL DT रिक्रूटमेंट आप लोग को पता होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग अप्लाई भी कर चुके होंगे। टोटल वैकेंसी जो है 425 पोस्ट है, जिसमें इन ऑल रीजन मीन्स इसमें सारे रीजन मिला के है, कम्युलेटिव है 425। अगर मैं यहाँ पे पहले सिलेबस तो बाद में मैं डिस्कस करूँगा, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। आप लोग भी देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट में भी मेंशन है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो पावर ग्रिड का ये पैटर्न बहुत पुराना है। ठीक है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अभी तक आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात करूं तो आप टोटल क्वेश्चन जो है 170 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, जिसमें से आपको 2 आवर मतलब 2 घंटे का टाइम मिलेगा 170 क्वेश्चन करने के लिए। उसमें से दोस्तों टेक्निकल 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपका इलेक्ट्रिकल, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का से अगर आप डिग्री है, आपके पास डिप्लोमा है, तो 120 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से। अगर आप सिविल स्ट्रीम्स हो सिविल, अगर EC हो EC, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट से आपकी जो भी है टेक्निकल में 120 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। उसके बाद नॉन टेक में दोस्तों 50 क्वेश्चन रहेगा, और 50 क्वेश्चन में वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगा। उसके बाद आपका इंग्लिश रहेगा, उसके बाद एप्टीट्यूड रहेगा, मैथ। ठीक है, बेसिक मैथ जो है ये रहेगा आपका नॉन टेक में। टोटल 170 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क 170 रहेगा दोस्तों। 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। उसके बाद जो निगेटिव मार्किंग है 1/4 आपका ये निगेटिव मार्किंग है। अब मैं चलता हूँ सिलेबस पे। तो सिलेबस जो है दोस्तों सेम SSC JEE का अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको सेम सिलेबस में मिलेगा। JEE में लगभग सेम सिलेबस ही रहता है। ठीक है, कुछ टॉपिक है आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि पिछले बार जो पावर ग्रिड का एग्ज़ाम हुआ था, जो एक्चुअल में सिलेबस था, उस सिलेबस से कुछ क्वेश्चन, जैसे आउट ऑफ 120 क्वेश्चन लगभग 30 क्वेश्चन जो है आपका आउट ऑफ सिलेबस था। तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि हम लोग जो तैयारी करके जब भी एग्ज़ाम में जाते हैं तो सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है, उसी को पढ़ के उसी अनुसार से एग्ज़ाम में जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है, कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं और उसको हम लोग एज ए आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपके जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इतना बड़ा, मतलब इतना वास्ट उसका, अगर आप देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो स्कोप है उसमें इतने सारे टॉपिक हैं, तो सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के। लेकिन हम लोग को क्या होता है कि जब नहीं पढ़े होते हैं तो आइडिया नहीं रहता, तो हम लोग ये बोल देते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस। मैं वो सारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं मैं एक एक करके अभी बताऊँगा। पहले तो मैं बेसिक सिलेबस के बारे में बताता हूँ क्या क्या सिलेबस हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेबस में चलता हूँ। सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताऊँगा, जो भी DT इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई किए हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो पहला है दोस्तों इलेक्ट्रिकल मशीन। आप लोग को भी पता होगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या क्या टॉपिक्स हैं, आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इलेक्ट्रिकल मशीन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में है, मिनिमम मैं इसमें बोलता हूँ 120 क्वेश्चन में मिनिमम आपको 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इलेक्ट्रिकल मशीन से। इलेक्ट्रिकल मशीन में दोस्तों क्या क्या पढ़ना है आपका, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में पहले उसको डिवाइड कर लीजिए, DC मशीन, AC मशीन। DC मशीन में क्या क्या पढ़ना है, DC मोटर टाइप, कितना टाइप का DC मोटर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका टाइप में जैसे DC मोटर है तो DC मोटर में आर्मेचर, जैसे ये आ गया सीरीज मोटर हो गया, DC शंट मोटर हो गया। ठीक है, कंपाउंड मोटर हो गया, कंपाउंड में जैसे लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट। उसके बाद DC मशीन का जो EMF इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन, जितने भी बेसिक फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। DC मशीन का ओवरऑल डायग्राम क्या है, क्या क्या इंटरनल पार्ट हैं, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है ब्रश का। ठीक है, ये सब सारे चीज़ इलेक्ट्रिकल मशीन के DC पार्ट में है। ठीक है, DC और जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं मैं उसकी बात करता हूँ।
जो 120 क्वेश्चन आता है उसमें से अगर मशीन से आएगा तो आपको इंडक्शन मोटर से 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। इंडक्शन मोटर में जो एसी मशीन है, इंडक्शन मोटर, ठीक है। उसके बाद आपका सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस जनरेटर से आता है क्वेश्चन, ठीक है। उसमें इंडक्शन मोटर से स्लिप वगैरह उससे आता है। उसके बाद आपका तो इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडक्शन मोटर से आपको 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो इंडक्शन मोटर को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आपका जो डीसी जितना बोले डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर का क्या क्या एप्लीकेशंस है, ठीक है। कंपाउंड मोटर कहाँ यूज करते हैं, रिलक्टेंस मोटर, बहुत सारी जो स्पेशल टाइप्स ऑफ मोटर होता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ मोटर उसको देख लिया। स्पेशल टाइप ऑफ मोटर कितने हैं, जैसे रिलक्टेंस मोटर हो गया, स्टिपर मोटर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद शेडेड पोल मोटर हो गया। तो ये सब आप उसको देख लीजिएगा उसमें, क्योंकि डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन एग्जाम में डायरेक्ट एप्लीकेशन आ जाता है। उसके बाद सिंक्रोनस मोटर से सिंक्रोनस से स्पीड निकालने के लिए आ जाएगा, ठीक है। इंडक्शन मोटर से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, स्लिप निकालने के लिए आ जाएगा। उसके बाद टॉर्क इक्वेशन आ जाएगा, कैसे आप निकालेंगे। अब जैसे इंडक्शन मोटर जो है उसमें स्लिप रिंग मोटर है, उससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का ये सब टॉपिक हो गया जिसको आपको देखना है। उसके बाद पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में जो सबसे फोकस करने वाली है दोस्तों, वो है आपका जैसे डिमांड फैक्टर क्या है, कैपेसिटी फैक्टर क्या है, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है, जो एग्जाम में हमेशा रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है, ठीक है। लोड कर्व किसको बोलते हैं, ठीक है। आपका ये सब आ गया। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन का टाइप, शॉर्ट हो गया, मीडियम हो गया, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर कितना टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर को, जैसे रिंग्समैन्स हो गया, ठीक है, सर्विसमैन्स हो गया, ठीक है। उसके बाद रेडियल हो गया। तो ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपको पढ़ना पड़ेगा, और यही सब टॉपिक आते हैं पावर सिस्टम। ऐसा नहीं कि स्टेबिलिटी एनालिसिस से आपको आ जाएगा क्वेश्चन, स्टेबिलिटी एनालिसिस से बहुत कम क्वेश्चन आता है। तो पावर सिस्टम, उसके बाद पावर सिस्टम में जो केबल का क्वेश्चन है, जो हम लोग अंडरग्राउंड केबल यूज करते हैं, आर्मर्ड केबल, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा कि आर्मर्ड केबल जो है कितना लेयर का होता है, ठीक है, कितना लेयर का इंसुलेशन यूज करते हैं, किस लेयर के बाद कौन सा इंसुलेशन होता है। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि 2 लेयर दे देगा, उसके बीच में कौन सा इंसुलेशन है, वो 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें आपको, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप पढ़े हैं केबल के बारे में, तो आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आपसे नहीं होगा। इसलिए बेसिक्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। बेसिक के सेंस में मैं बात करता हूँ एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हो तो आपको मतलब नॉलेज होना चाहिए, चार्ज क्या है, ठीक है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल जैसे ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, ये सब आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वेक्टर डायग्राम कैसे लिखते हैं कोई भी सर्किट का, फेजर डायग्राम कैसे लिखते हैं कोई भी सर्किट का, ठीक है। सीरीज सर्किट क्या होता है, पैरेलल सर्किट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका रिजोनेंस क्या होता है, रिजोनेंस के क्या क्या कंडीशंस हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है, थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है। मैं जो ये सब बात कर रहा हूँ ये बेसिक है। अगर इस बेसिक को मतलब जैसे बेसिक का मैं बात करता हूँ नेटवर्क थ्योरी, जिसको अगर नेटवर्क थ्योरी पता है ना, अगर आपको नेटवर्क थ्योरी का जो टॉपिक है जो है उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक लगभग इसी में कंप्लीट हो जाता है। कुछ बेसिक अलग होते हैं, लेकिन अगर आपका इस सब्जेक्ट पे कमांड है तो मतलब आपका बेसिक क्लियर है। तो अगर इस पे कमांड है तो आप पावर सिस्टम का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। आपको करंट पता ही नहीं कैसे निकालना है, करंट का वैल्यू, अगर रियल पावर बोल देंगे, रियल पावर क्या है, रिएक्टिव पावर बोल देंगे, निकालने उसका फॉर्मूला क्या होता है, एपरेंट पावर, 3 फेज सिस्टम क्या होता है, स्टार डेल्टा क्या, कैसे स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा को स्टार में करते हैं। तो ये सब आपका बेसिक जो है नॉलेज होनी आवश्यक है, ताकि आपको जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है ये बहुत ही वास्ट है। मतलब इसमें आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर आप आराम से कोई दूसरा सब्जेक्ट समझ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की,
तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे जितने भी टाइप के स्विच होते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, IGBT हो गया, थायरिस्टर स्विच हो गया, ठीक है। तो ये सब स्विच के बारे में आपको देखना है, कितना टाइप का कम्यूटेशन होता है, फायरिंग एंगल क्या है, लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट क्या है, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद कंडक्शन एंगल क्या होता है, गेट पल्स देते हैं तो थायरिस्टर का कंडक्शन एंगल, उसके बाद IGBT का क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आपका MCT का क्या होता है। तो जितने भी थायरिस्टर स्विच हैं उसके बारे में आप एक बार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखना पड़ेगा आपको। और एक बेसिक आते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे स्पेशल टाइप ऑफ स्विच आएगा, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हाफ वेव, जो हाफ वेव है इन्वर्टर उसका पूछ देगा, फुल वेव का क्या है। तो ये सब कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं, उसका आउटपुट पावर, एवरेज पावर, RMS वोल्टेज क्या होता है, करेंट क्या होता है, ठीक है। ये आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे जितना भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक जैसे PN जंक्शन डायोड क्या होता है, ठीक है, पिन डायोड क्या होता है। उसके बाद आपका इसमें जो बेसिक आपका जो NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है, PNP ट्रांजिस्टर क्या होता है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर क्या होता है, इसके बारे में जो बेसिक है वो आपका FET क्या है, मॉसफेट क्या है, फेट क्या है, जेफेट क्या है। तो उसके बारे में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको देखना। कंट्रोल सिस्टम में जो टॉपिक है, जैसे आपको कंट्रोल सिस्टम में ओपन लूप, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है। एग्जाम में एप्लीकेशन पूछते हैं कि ओपन लूप सिस्टम का एप्लीकेशन क्या है, क्लोज लूप का क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गेन कैसे निकालना है, ओपन लूप गेन, क्लोज लूप गेन, स्टेडी स्टेट एरर आपको कैसे निकालना है, ठीक है। उसके बाद टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का क्वेश्चन, बोर्ड प्लॉट किसको बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्विस्ट प्लॉट किसको बोलते हैं। तो ये सब आपको इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम के अंदर देखना है, ठीक है। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही सिंपल टॉपिक है आपका, जितने भी टाइप्स के गेट होते हैं, जो बेसिक गेट्स होते हैं, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, फिर आपका यूनिवर्सल गेट, ठीक है, यूनिवर्सल गेट क्या क्या है। उसके बाद आपका इसमें फ्लिप फ्लॉप के बारे में पूछता है, सीक्वेंशियल सर्किट क्या है, कम्बिनेशनल सर्किट क्या है, ठीक है। उसके बाद डीमक्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, कितने इनकोडर, डिकोडर, कितना इनपुट होता है, कितना आउटपुट होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसमें आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें हाफ एडर, फुल एडर भी इसमें है। उसके बाद मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इसी टॉपिक से मिलेगा, हमेशा रिकॉर्ड रहा है इस टॉपिक से, खास करके JEE लेवल के एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। सपोज करो 170 में 120 टेक्निकल आ रहा, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि इसमें 25 प्लस क्वेश्चन इससे आएंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में जो है आपको जो इतने भी बेसिक्स हैं, आपको कितना टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, टॉर्क क्या क्या होता है, डैम्पिंग टॉर्क किसको बोलते हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क किसको बोलते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है। उसके बाद मेजरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट का जो आपका जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, PMMC, मूविंग आयरन मीटर, मूविंग आयरन में भी 2 है, रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव है, ठीक है। उसके बाद इसमें गैल्वेनोमीटर क्या है, फ्लक्स मीटर क्या है, एनर्जी मीटर क्या है, एनर्जी मीटर कैसे काम करता है, वो सब इस टॉपिक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को है CRO, कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप के बारे में, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसको बोलते हैं, एक्सेलरेटिंग किसको बोलते हैं, एक्सेलरेटिंग एनोड किसको बोलते हैं, कैथोड पोटेंशियल किसको बोलते हैं, ये सब उसमें CRO में है, ठीक है। उसके बाद इसी में जो दोस्तों थर्मोकपल के बारे में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 9, इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल जो है इसमें टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो हम लोग इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, उसके बारे में है। कितना टाइप का मटेरियल होता है, पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, नील टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के भी बारे में है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके बारे में भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसको बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 10 प्लस क्वेश्चन इससे आएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद आपका माइक्रो प्रोसेसर में आपका दो है, जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 8086, ठीक है। उसके बाद 8051 माइक्रो कंट्रोलर। उससे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रिपीटेडली नहीं आते, कभी कभी आते हैं। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में 8085 और 8086 में, और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बिट पूछ देगा कि प्रोग्राम काउंटर कितने बिट का होता है, माइक्रो प्रोसेसर में कितना हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, कितना बिट, ठीक है। उसी तरह 8086 में कितना डाटा बिट स्टोर कर सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें इसे पता है ALE क्या है, एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन आते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। आप इस टॉपिक को, अगर आप पास टाइम कम है, आप इसके बदौलत कोई दूसरे टॉपिक पे फोकस कीजिए, लेकिन एक बार इसको देख लीजिएगा जरूर। उसके बाद यहाँ पे जो है करेंट एनर्जी सिनेरियो ऑफ द इंडिया, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है कि अब जो MCQ क्वेश्चन बनता है उसमें अब जैसे सपोज करो कि इसमें बोल देगा कि इंडिया का मतलब वर्ल्ड में थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है, जो थर्मल के थ्रू होता है, कोल से जनरेट करते एनर्जी, वो कितना रैंक है। तो आप जब इसको एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कोल वेस्ट कितना प्लांट है, उसका क्या कैपेसिटी है, अभी का करंट जनरेटिंग यूनिट क्या है, ठीक है। उसी तरह कोल हो गया, उसके बाद आपका हाइड्रो हो गया, सोलर जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर का क्या स्टेटस है, उसमें कितना जनरेशन है। इसके साथ साथ आपको जैसे कितना हम जनरेट कर रहे हैं पावर और कितना कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, सरप्लस है कि कम है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें आप पूरा इसका स्टडी कीजिए, करेंट एनर्जी सिनेरियो ऑफ इंडिया, गूगल कीजिएगा तो आपको कंप्लीट डाटा आ जाएगा, ठीक है, इंडिया का कितना रैंक है, ठीक है, जनरेशन में। उसके बाद यहाँ पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी में जैसे कि हम किस तरह से एनर्जी एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप किस तरह से एनर्जी बचा सकते हैं। सपोज करो आपको जॉब हो गया, ठीक है, आप कहीं जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, आपको बोलेगा कि आप जिस रूम में बैठे हो इस रूम के बारे में बताइए कि इस रूम में जितने भी अप्लायंसेस यूज किए हैं उसमें से हम किस तरह से एनर्जी को क्या कर सकते हैं, एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट यूज करके बचा सकते हैं। तो जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट क्या है, ठीक है, सपोज करो पहले फ्लोरेसेंट लैंप आता था, ठीक है, वो आपका 100 वाट का आता था, अब उसके जगह 7 वाट का 9 वाट का LED लाइट आ गया। हम वो बोल सकते हैं कि अगर पहले क्या था, ये था, अब उसके जगह हम LED लाइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पहले AC जो है 5 स्टार का नहीं आता था, अब 5 स्टार का आने लगा। पहले एक AC कंज्यूम करता था, अगर सपोज करो 1.5 टन का AC है तो हम पहले वो कंज्यूम करता था कितना, लगभग 2000 वाट अगर 1 घंटा चलाते थे। अब का AC करेगा, अगर 5 स्टार AC लेते हैं तो उसमें कम से कम हमको लगभग 20 से 30% का बचत होगा, सेविंग होगा, ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी में आपका ये सब आता है, और इसके अंदर डिटेल में क्या आता है मैं इसका एक अलग से बनाऊंगा टॉपिक, वीडियो बना के आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने पावर ग्रिड का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन देखा था उसमें मैंने देखा था इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए, इसी से जो क्वेश्चन आए हैं इसी में आप लोग बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये पार्ट है ब्यूरो ऑफ एनर्जी, ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, आप इसके साइट पे भी जाएंगे तो आप एक बार उन साइट पे जाके देख लीजिएगा तो क्या क्या काम करता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो काम करता है वो सेविंग के लिए काम करता है, हम एनर्जी को कैसे इफिशियंट तरीका से यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन बिल्डिंग, जो ग्रीन बिल्डिंग होता है IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, IGBC एक बना संस्था, कोई भी सरकारी बिल्डिंग है उसको हम लोग IGBC सर्टिफिकेशन देता है। IGBC सर्टिफिकेशन देने से पहले वहाँ पे जाके उसके इंजीनियर वेरीफाई करते हैं कि क्या क्या यूज है। जो एक IGBC का एक नॉर्म्स है, सेट ऑफ रूल है, उसके अनुसार आप उस बिल्डिंग में मतलब जो भी एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं कि नहीं, आपका कितना कंज्यूमशन है, कितना ऑक्यूपाइड एरिया है, ठीक है, उसके अनुसार। तो एक बार इसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये तो आपका ओवरऑल सिलेबस हो गया। अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर से ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। अब उसके बाद बात करते हैं, ये तो सिलेबस की बात हो गई। उसके बाद जो है दोस्तों